हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस के सामान्य जानकारी यानी कि जीएस के प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, जिसमें हम सामान्य जानकारी में जो 38 क्वेश्चन आते हैं उनको आज हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, और ये एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इनको आप लगाइए, जिनसे आपको एग्जाम में 100% दोस्तों क्या होगा, बेनिफिट होगा दोस्तों। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना आपके समय को बर्बाद किए, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाते थे दोस्तों? कौन? उस्ताद बिंदा खान। ये बिंदा खान जो हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं वो आपको बताना है। तो सारंगी बजाते हैं कि मृदंग बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं कि संतूर बजाते हैं? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं? तो जो बिंदा खान है दोस्तों, वो नारायण पंडित नारायण जी और आसिफ अली खान, साबरी खान, संतोषी मिश्रा और ध्रुव घोष के साथ ये सभी व्यक्ति और उस्ताद बिंदा खान, ये सभी मिलकर के क्या बजाते हैं दोस्तों? सारंगी बजाते हैं। तो इनका वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? सारंगी है। ठीक है, मैं कुछ फैक्ट आपको बताता चलूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है। इसके लिए मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलूंगा और कुछ फैक्ट जो भी हैं वो बताते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, इन संबंधित जो जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम है उसमें इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन जो भी आएगा वो आप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर, कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में देखा गया है। जो भी हम बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें भी हमने काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो हमने बताया है उनको। क्या है? नेतृत्व का, किसका दोस्तों? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? देखिए दोस्तों, पहला सिद्धांत क्या है? स्थित का सिद्धांत। ये दूसरा है बहुकारक सिद्धांत। तीसरा है व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत और चौथा है आनुवंशिक सिद्धांत। जब ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया था तो बच्चों ने इसको बहुत ज्यादा बच्चों ने छोड़ा था, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आया था। एक प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हैं प्रोफेसर स्टर्न। कौन है दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाम क्या है उनका? स्टर्न है। ठीक है, थर्स्टन, थर्स्टन, ये थर्स्टन है। ठीक है दोस्तों, थर्स्टन। ये क्या है? ये जो दोस्तों इसके नेतृत्व का जो सिद्धांत है संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है, उसके सिद्धांत के कौन है? ये प्रतिपादक हैं। कौन है ये? प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया, उसका नाम था बहुकारक सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत क्या दिया था दोस्तों? बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों कितना हो गया? उसका आंसर हो गया दोस्तों बी। कौन सा हो गया? बी। बहुकारक सिद्धांत जो है स्टर्न ने दिया था, जिसे हमें सिद्धांत इस सिद्धांत को संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत की जो अंतर्गत क्या चीज आती है वो है आपकी कि नेतृत्व, इसमें नेतृत्व किया जाता है। नेतृत्व के लिए एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं। बहुकारक का मतलब होता है एक कोई भी सिद्धांत है या कोई भी नियम है या कोई भी बात है, उसके लिए एक कारक जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। यही जो सिद्धांत है इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कार्बन भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा, भारत का कौन सा है? ये भारत का है पहली बात तो, और ये पहला है। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा क्या है? हवाई अड्डा कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। कार्बन उत्सर्जन वहां पर क्या होगा? ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसपे
शून्य होगा, जो जिसका निर्माण निर्माण 2024 में, कब है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है आपका नया, 2024 तक पूरा किया जाएगा, जिसका निर्माण क्या है 2024 तक पूरा किया जाएगा, यानी कि इसका निर्माण पूरा होने वाला है, वो आपको बताना है ये कहाँ पर है, ठीक है, और कौन सा है। ये है दोस्तों आपका एक बंदरगाह, एक हवाई हवाई अड्डा है, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। इसका कार्य 2024 में पूरा हो जाएगा। और ये कहां पर है, कहां पर बना हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। जो उसका एक स्थान है जेवर, जेवर में बना हुआ है। ये दुनिया का चौथा तथा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दुनिया का कौन सा है दोस्तों, दुनिया का तो ये चौथा है और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नए एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वालों में पहला राज्य बना है। इस प्रकार के हवाई अड्डे में पहला राज्य बना है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमांडेंस अधिकारी कमीशन्ड अधिकारी होता है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। जनरल होता है कि एडमिरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है या लेफ्टिनेंट होता है। इनमें से दोस्तों कौन होता है, आप वो हमें क्या करेंगे, बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो जनरल होता है वो क्या होता है तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों नौसेना में, यानी कि ये नौसेना की बात हो रही है। नौसेना की दोस्तों क्या हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है। तो नौसेना में जो पद होते हैं उसके हिसाब से सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो रैंक के आधार पर अधिकारी होता है दोस्तों वो होता है कौन, एडमिरल। कौन होता है नौसेना में, एडमिरल। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है ये एडमिरल। यह रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एडमिरल को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी इसको कहा जाता है। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, मुख्यालय पूछा जाए तो भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पर है, दिल्ली में है। कहां है, दिल्ली में। इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। इसे तीन यानी कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमानों द्वारा बांटा गया है। ठीक है, जो कि 22 एडमिरल इसका अधिकारी होता है। कमान क्या किसके हाथ में होती है, 22 एडमिरल के हाथ में होती है। और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, उसका पद क्या होता है, एडमिरल होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी से कि इस प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चनों को बना पाए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की। राजकीय यात्रा, ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, 2021 का है। ठीक है, इसका आपके लिए कोई भी मतलब नहीं है, फिर भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे अभी बन सकते हैं उनको इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, 15 से 17 दिसंबर 2021 की बात हो रही है। ठीक है, जो कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, वो कहाँ गए थे, राष्ट्रपति हमारे अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर। अब अब्दुल हमीद जो है निमंत्रण पर गए थे, तो कौन से पड़ोसी देश के हैं वो जहाँ पर उनके राजकीय यात्रा पर वो हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो गए थे। तो ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये हैं बांग्लादेश के। कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। क्या, कितने सूत्री दोस्तों, 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। ठीक है, और गया था, इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है, यानी कि इसमें ऐसी कौन सी जो 11 सूत्री मांगे थी, इसमें कौन सी ऐसी मांग थी जो कि हमारी वहां पर रखी गई थी। ठीक है, क्या पहली मांग है रुपया
रुपया जो है डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये मांग थी, या भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये थी, या राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये थी। इनमें से कौन सी शर्त थी? तो यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों कि जो 1930 से 1931, कब दोस्तों 1930 से 1931 में एक आंदोलन हुआ था जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, जो कि कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1930 से 1931 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया था सरकार के समक्ष, जिसमें 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक समय दिया गया था। क्या दिया गया था? समय दिया गया, और सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो मांगे रखी थी उसको क्या कर दिया दोस्तों? अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। 31 जनवरी कब किया था? 31 जनवरी 1930 को किया था। अब वो पूरी जो मांगे थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, आप उन्हें पढ़ लेना। उसमें से यहाँ पर क्या थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहली मांग थी दोस्तों, वो पहली मांग क्या थी? भू राजस्व में 50% की कमी करना। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये हमारी उसमें मांग रखी गई थी। दूसरी थी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी थी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो तीसरा था डाक आरक्षण पर बिल पास किए जाएं। तीसरा था नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी अधिकार समाप्त किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। रुपए विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। ये इस प्रकार से जो भी इसमें थी वो थी। तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही है? ये दूसरी मांग और ये तीसरी मांग क्या है? सही है, जो कि हमारे किस ऑप्शन में रखी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। मैंने गांधी जी की 1930 वाली सभी 11 सूत्री आपको बता दी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, कौन से में दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। अब दोस्तों देखिए, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, सबसे छोटा दिन होगा तो रात कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। दिन छोटा, रात सबसे बड़ी। ठीक है। वो किस दिन होता है? वो होता है दोस्तों कर्क संक्रांति पर। कब होता है? कर्क संक्रांति पर होता है। ठीक है। कर्क संक्रांति पर होता है। और जो ये होता है जब सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग पर पड़ती हैं, तब ये होता है। और ये कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है दोस्तों? 21 जून को ऐसी घटना होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन अगला आपके पास है? अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी कि ये कौन घोषणा करेगा कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है? ये अनुसूचित क्षेत्र है, ये कौन तय करेगा? वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है केवल। ठीक है। जिसका उल्लेख संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हमारी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। ये स्थान किसको प्राप्त हुआ? पहला स्थान निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी क्या है? हमारी हैं। ठीक है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण को ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद इसमें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर रही हैं। पहले स्थान पर कौन है? हमारी क्या है? निर्मला सीतारमण है। और दूसरे स्थान पर कौन है?
रिलायंस की चेयरमैन नीता अंबानी दूसरे स्थान पर रही हैं। सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन तीसरे स्थान पर रही हैं। कौन है ये? वैज्ञानिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन में, जो कि कौन से रही है? तीसरे स्थान पर। तो मैंने आपको पहला स्थान बताया सीतारमण का, निर्मला सीतारमण, दूसरे पे अंबानी की नीता अंबानी, तीसरे पर कौन है दोस्तों? सौम्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे क्वेश्चनों को करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? यानी कि राज्यपाल जो है, जो ये राज्यपाल है, अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के आधार पर कर सकता है, वो आपको क्या करना है? यहाँ पर बताना है। ठीक है, वो हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका अनुच्छेद पूछ रहा है। हम यहाँ पर एक बात सीखें कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। एक तो ये करता है राष्ट्रपति, एक तो ये करता है अध्यादेश जारी, और एक करता है राज्यपाल। ठीक है, जो राष्ट्रपति करता है वो करता है 1, 2, 3 यानी कि 123वें अनुच्छेद के आधार पर, और जो राज्यपाल करता है 213 213 के आधार पर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ऐसी कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं वाले को दोस्तों अच्छे से आप करना, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सरोजिनी नायडू की जो पुस्तक है वो कौन सी है, वो आपको पता होगा तो आप लगा पाएंगे इनमें से कौन सी उनकी नहीं है। द गोल्डन विंग्स, गोल्डन ये द गोल्डन विंग्स जो है ये उनकी नहीं है। द गोल्डन बर्ड जो है ये उनकी किताब नहीं है। और उनकी कौन है? द ब्रोकन विंग्स है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द वर्ड ऑफ टाइम्स है। ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। जबकि जो द गोल्डन बर्ड है पुस्तक ग्रीस ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रीस ब्रदर्स के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की, किसकी दोस्तों? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की दोस्तों कौन सी विशेषता है? तो नगदी और खाद्यान्न दोनों फसलों की साथ साथ खेती, ये है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, ये है। पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ करना, ये मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ठीक है, महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, कि मध्य प्रदेश है? तो आपका आंसर दोस्तों के कितना सही है? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? आदि ग्रंथ जो लिखा है वो किस गुरु ने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। किसने लिखा है? अर्जुन देव ने लिखा है। अगला कह रहा है तुलुक के राजवंश, किसके दोस्तों? तुलुक के राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुक पूछ रहा है, तुलुक के राजवंश की स्थापना दोस्तों किसने की? ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो जो तुलुक वंश है, कौन सा वंश दोस्तों? तुलुक वंश। ठीक है, तो तुलुक वंश जो है कहां से कहां तक है? ये होता है 1505 से लेकर के 1570 तक। 1505 से लेकर 1570 तक जो वंश रहा है वो तुलुक वंश रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? तुलुक वंश। इसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर सिंह ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? वीर सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वीर सिंह ने की थी। तो किसने स्थापना की?
वीर सिंह ने की। स्थापना किसने की? नरसा नायक के पुत्र वीर सिंह ने की। इतिहास में इसे द्वितीय बला पराह बला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? बला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, पहली बार कब पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर किसने आक्रमण किया था? वो है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? नहीं है। नहीं है तो धनुर्वेद नहीं है, कि अर्थशास्त्र सशस्त्र शास्त्र नहीं है, कि आयुर्वेद नहीं है, कि योग वेद नहीं है। तो आपका आंसर इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? योग वेद ये नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में इस मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का कौन सा 43वां रामसर साइड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? इसमें से कौन सी है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। किसकी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आपकी स्क्रीन पर, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने निम्नलिखित में से किस देश के किस एक देश के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? जो नीचे देश दिए गए हैं इसमें से एक देश ऐसा है जिसमें से कितने देश हैं कि जो एक रेखा है वो भूमध्य रेखा वो उन देशों से गुजरती है? तो ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है, बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से? ब्राजील है, जाम्बिया, मलेशिया है। तो मलेशिया से नहीं गुजरती। ठीक है, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ठीक है, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, मलेशिया से नहीं गुजरती। वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो आपका आंसर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से ये भूमध्य जो रेखा है दोस्तों वो गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है हेमिस हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? कौन सा है दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है वो पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों लेह लद्दाख में। कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसी स्पोर्ट्स में मैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसको की गई है दोस्तों? तो ये की गई है हमारे जेवलिन थ्रो वाले नीरज चोपड़ा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? यानी भारत में, इसका मतलब क्या कह रहा है? भारत में काजू का जो काजू है वो कौन लेके आया था? तो भारतीय कृषि पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। इसकी है दोस्तों? पुर्तगालियों की देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइन एप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया है। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है दोस्तों। तो किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। वो आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए, अगला कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? इसके लिए कहाँ गए दोस्तों? जेल भी गए। वो आपसे पूछना चाह रहा है। कौन है ये? ये है दोस्तों बी गिर डर्लिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वे बलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के से जुड़ गए थे। कौन जुड़ गए थे दोस्तों? तो ये जुड़ गए थे आपके कौन? बीबी गिर। ठीक है, जेल भी गए थे ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर में पहला सम्मेलन और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सही है? इसमें
5 जून क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है आपका। अगला कह रहा है दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो किसमें किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है कोलकाता की दुर्गा पूजा को। ये लेटेस्ट है, नई है, कोलकाता की दुर्गा पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल दोस्तों कितनी महिला सदस्य हैं, तो ये हैं दोस्तों आपकी कितनी, 15 हैं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी जो है इटावा में से स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है वो किससे संबंधित है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये चरकुला नृत्य है ब्रज क्षेत्र से, ब्रज भूमि से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, कृषि है। कौन है दोस्तों, तो कृषि है। ठीक है, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था। किसका आया था, तो ये देश बताना है आपको कि किसका आया था। तो ये आया था दोस्तों 2021 में, कौन सा आया था, वियतनाम। कौन सा आया था दोस्तों, तो ये आया था वियतनाम आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन अगला, ये कह रहा है दोस्तों आपसे आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये हुआ था दोस्तों भारत में आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्ट 1981। कौन सा, 1981 के तहत आयात निर्यात बैंक 1982 में स्थापित की गई। स्थापित, ध्यान से समझना दोस्तों, सिफारिश की गई थी 1981 में। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1982 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक किसने जीता था, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये इसमें जीता था दोस्तों कमलजीत संधू ने। किसने, कमलजीत संधू ने जीता था। ठीक है, चलिए सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो सार्क की जो पहली बैठक है दोस्तों कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन के 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा, कौन सी संस्था है दोस्तों, नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। तो पहला बन गया है, तो जो पहला है तो हमें याद भी करना पड़ेगा कौन सा है, पार्कर सोलर प्रोबर। पार्कर सोलर प्रोबर ये है आपका अगला। ठीक है, अब कह रहा है अगला कि दिसंबर 2021 को, ठीक है, दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को उत्तरित गति से शुद्ध पानी की तरह उपलब्ध ग्रामीण सुनिश्चित करना क्या होगी। तो ये होगा दोस्तों कौन सा आपका, ये है आपका इसमें से मलिन बस्तियां है, ग्रामीण है, तो ये है छावनी क्षेत्र। क्या आता है दोस्तों इसमें, छावनी क्षेत्र आता है। टीपू सुल्तान जो है, कौन सा क्वेश्चन रहेगा आपका ये, लोह और रक्त की क्रांति किसने अपनाई थी। लोह और रक्त की क्रांति जो है बलबन ने अपनाई थी दोस्तों। और अगला कह रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान दोस्तों कहाँ का शासक था, तो ये था मैसूर का। कहाँ का था दोस्तों, मैसूर का शासक था। कौन था, टीपू सुल्तान था, कहाँ का था, मैसूर का शासक था दोस्तों। कहाँ का था, मैसूर का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला कह रहा है दोस्तों आपसे कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है वो पूछ रहा है आपसे।
ये है दल बदल से, किससे है दोस्तों, दल बदल का से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या किया, जीएस के जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आए हैं वो मैंने लगवाए हैं, आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, और आप इनको लगाइए, लगा के आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो भी इसमें से आपके क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, समझ में नहीं आए हैं, उनको आप 1-2 बार वीडियो या देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। और जो भी आप नया पढ़ें वो इसी प्रैक्टिस सेट के आधार पर पढ़ें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, वो टॉपिक आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। तो आज तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपको क्लासें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तो विदा लेते हैं आज आपसे, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।